सीरिया में असद के पतन के बाद ईरान के सैन्य अड्डों का क्या हाल है। बंक बेड पर छोड़ दिए खाने में फफूंद लग गया है। वहीं पर एक मिलिट्री यूनिफॉर्म और कुछ हथियार यूं ही पड़े हुए हैं। ये इस सैन्य अड्डे से अचानक पीछे हटने के दौरान छोड़ दी गई निशानियां हैं। ये सैन्य अड्डा कभी ईरान और सीरिया में इसके सहयोगी समूहों का हुआ करता था। ये मंजर दहशत की कहानी बयां करता है। यहां तैनात सेनाएं बहुत जल्दी भाग खड़ी हुई। ये एक दशक से मौजूद थी, लेकिन महज कुछ ही हफ्तों में वो नदारद हो गई। ईरान पिछले 10 साल से अधिक समय से सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी था। इसने यहां सैन्य सलाहकारों को तैनात किया था, विदेशी लड़ाकों को संगठित किया था और सीरिया के युद्ध में बेशुमार पैसा झोंका था। ईरान के एलिट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने यहां अंडरग्राउंड अड्डों का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया था। इसने हजारों लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और उन्हें हथियार दिए। ईरान के लिए ये उसकी सिक्योरिटी बेल्ट का अहम हिस्सा था। हम इस वक्त इदलिब प्रांत में खान शायकुन शहर के पास हैं। 8 दिसंबर को असद की सत्ता के खात्मे से पहले तक ये IRGC और उसके सहयोगियों के लिए अहम रणनीतिक ठिकाना हुआ करता था। मुख्य सड़क से प्रवेश द्वार मुश्किल से ही दिखता है। ये रेत के ढेर और चट्टानों से ढका हुआ है। एक पहाड़ी की चोटी पर जो वॉच टावर बना हुआ है वो अभी भी ईरानी झंडे के रंग से रंगा हुआ है। यहां से ठीक सामने सैन्य अड्डा दिखता है। एक रसीदी नोटबुक से इस अड्डे के नाम का पता चलता है। ये शहीद जाहेदी का ठिकाना है। इसका नाम मोहम्मद रजा जाहेदी के नाम पर पड़ा है। वो IRGC के कमांडर थे, जिनकी 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी दूतावास पर कथित इस्राएली हमले में मौत हो गई थी। यहां हाल में ही चीजों की सप्लाई हुई थी। हमें चॉकलेट, चावल, खाना पकाने के तेल वगैरह की रसीदें मिली। इससे पता चलता है कि यहां आखिरी वक्त तक रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। लेकिन अब अड्डे पर नए लोगों का कब्जा है, और वो है हयात तहरीर अल शाम HTS के सशस्त्र वीगल लड़ाके। ये एक इस्लामी चरमपंथी समूह है और जिसके नेता अहमद अल शरा को सीरिया का नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। जितने भी ईरानी यहां थे सब भाग गए। वीगल लड़ाके अचानक एक मिलिट्री वैन में पहुंचे और हमसे हमारे मीडिया मान्यता पत्र की मांग करने लगे। उनमें से एक ने अपनी मातृभाषा तुर्की से निकली बोलियों में से एक में कहा, जितने भी ईरानी यहां थे वो सब भाग गए। जो कुछ भी यहां बचा है वो सब उन्हीं का है। ये प्याज और बचा हुआ खाना भी। खुले में पड़ी पेटियों में रखे प्याज अब अंकुरित होने लगे थे। ये सैन्य अड्डा सुरंगों की एक भूल भुलैया जैसा था। ऐसी सुरंगें जो सफेद चट्टानी पहाड़ियों में अंदर तक चली गई थी। कुछ कमरों में बंक बेड थे। उनमें खिड़कियां नहीं थी। एक गलियारे की छत को ईरानी झंडे के रंग के कपड़े से सजाया गया है। पत्थर की एक ताक पर फारसी में लिखी कुछ किताबें दिखी। यहां मौजूद रही सेनाओं ने अपने संवेदनशील जानकारियों से भरे कुछ दस्तावेज अपने पीछे छोड़ दिए हैं। ये सभी फारसी भाषा में हैं। इनमें लड़ाकों की व्यक्तिगत जानकारी, सैन्य कर्मियों के कोड, घर के पते, पति पत्नी के नाम और मोबाइल फोन नंबरों का ब्यौरा है। इसमें लिखे नामों से साफ है कि इस सैन्य अड्डे में कई लड़ाके अफगान ब्रिगेड के थे। ईरान ने सीरिया से लड़ने के लिए इसका गठन किया था। ईरान समर्थित संगठनों से जुड़े सूत्रों ने BBC फारसी को बताया कि इस सैन्य अड्डे में मुख्य रूप से ईरानी सैन्य सलाहकारों और उनके ईरानी कमांडरों के साथ अफगान सेनाएं रह रही थी। ईरान के मुताबिक वो जिहादी समूहों के खिलाफ लड़ने और कट्टरपंथी सुन्नी चरमपंथियों के खिलाफ शिया समूह के पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए था। आर पार की लड़ाई के वक्त तैयार नहीं था ईरान ने मुख्य रूप से अफगान, पाकिस्तानी और इराकी लड़ाकों के अर्धसैनिक बल बनाए थे। लेकिन आर पार की लड़ाई का वक्त आया तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ सैन्य अड्डों पर पीछे हटने का आदेश बिल्कुल आखिरी वक्त पर आया। ईरान समर्थित एक इराकी अर्धसैनिक गुट के वरिष्ठ सदस्य ने मुझसे कहा, घटनाक्रम इतना तेज था कि लोगों को सिर्फ अपना बैकपैक उठाने और यहां निकलने का ही समय मिल पाया। IRGC के करीबी कई सूत्रों ने BBC को बताया कि ज्यादातर लड़ाकों को इराक भागना पड़ा। कुछ लोगों को लेबनान या रूस में मौजूद सैन्य अड्डों में जाने को कहा गया। उन्हें रूसी सैनिकों ने सीरिया से निकलने में मदद की। हयात तहरीर अल शाम के एक सैनिक मोहम्मद अल रब्बात ने साथी लड़ाकों के समूह को इदलिब से अलेप्पो और सीरिया की राजधानी दमिश्क तक कूच करते देखा है। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने ये सोचा था कि उनका ये ऑपरेशन लगभग 1 साल चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अलेप्पो कब्जा करने में उन्हें 3 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो कुछ ही दिनों के बाद वो अलेप्पो में घुस गए। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जिस तेजी से घटनाक्रम बदला और उसकी वजह से सीरिया के बशर अल असद की सत्ता का अंत हो गया,
उस हमले के कारण सीरिया में IRGC और ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ इस्राएली हवाई हमले बढ़ गए। साथ ही ईरान के प्रमुख सहयोगी के खिलाफ भी युद्ध शुरू हो गया। 35 वर्षीय लड़ाके रब्बात का कहना है कि ईरान और हिजबुल्लाह इसकी वजह से मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका अंदर से मिला। असद और उनके ईरान से जुड़े सहयोगियों के बीच दरार थी। उनके बीच भरोसा और सैन्य सहयोग पूरी तरह से खत्म हो गया। IRGC से जुड़े समूह असद पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे और मान रहे थे कि वो अपने ठिकानों पर इसराइल को कब्जा करने दे रहे हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? जैसे ही हम खान शायकुन से गुजरते हैं, हमें ईरानी झंडे के रंग में रंगी हुई एक सड़क मिलती है। ये हमें यह एक स्कूल बिल्डिंग की ओर ले जाती है, जिसका इस्तेमाल ईरानी हेडक्वार्टर के तौर पर किया जा रहा था। यहाँ टॉयलेट्स के पास दीवारों पर इस्राइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे दिखे। ये भी साफ था कि इन हेडक्वार्टर्स को बिल्कुल थोड़े समय पहले दी गई सूचना के आधार पर खाली कराया गया था। यहाँ भी हमें बेहद संवेदनशील गोपनीय दस्तावेज मिले। 65 वर्षीय अब्दुल्ला और उनका परिवार उन बहुत थोड़े लोगों में शामिल हैं जो IRGC के नेतृत्व वाले समूहों के साथ रहते थे। उनका कहना है कि यहाँ जिंदगी बेहद मुश्किल थी। उनका घर मुख्यालय से महज कुछ मीटर की दूरी पर है और बीच बीच में कंटीले तारों वाली गहरी खाया है। वह कहते हैं, रात में आना जाना प्रतिबंधित था। अब्दुल्ला का कहना है कि पड़ोस में ईरान समर्थित समूहों की मौजूदगी ने जीवन को कठिन बना दिया है। उनके पड़ोसी के घर को एक सैन्य चौकी में तब्दील कर दिया गया है। वो याद करते हैं, वे सड़क पर अपनी बंदूकें तानकर बैठ रहे थे और हम सभी के साथ संदिग्धों जैसा व्यवहार करते थे। वो कहते हैं, उनका कहना है कि ज्यादातर लड़ाके अरबी नहीं बोलते थे। वो अफगानी, ईरानी और हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। लेकिन हम उन सभी को ईरानी कहते थे क्योंकि ईरान ही उन्हें नियंत्रित कर रहा था। अब्दुल्ला की पत्नी जौरी का कहना है कि वह खुश है कि ईरानी मिलिशिया चले गए हैं, लेकिन उन्हें उनकी वापसी से पहले का तनावपूर्ण पल अभी भी याद है। उसने सोचा था कि वो गोलीबारी में फंस जाएंगे क्योंकि ईरान समर्थित समूह अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे और लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर वो कुछ ही घंटों में गायब हो गए। अब्दो कहते हैं, यह एक कब्जा था, ईरानी कब्जा। अब्दो दूसरे लोगों की तरह 10 साल बाद अपने परिवार के साथ यहाँ लौटे हैं। उनका घर भी सैन्य अड्डा बन गया था। सीरिया में अब ईरान से दूरी। वर्षों तक अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करने के बाद ईरान ने सीरिया में जो कुछ भी खड़ा किया था वो अब बर्बाद हो चुका है। युद्ध के मैदान में और ऐसा लगता है सीरिया की एक बड़ी आबादी की नजर में जो कुछ भी बना था वो ध्वस्त हो चुका है। इस छोड़ दिए गए सैन्य अड्डे में आखिरी क्षणों में भी ईरान का सैन्य विस्तार जारी था। कैंप के बगल में सुरंगें बन रही थी। ये साफ था कि यहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा था। दीवारों पर सीमेंट अभी भी गीला था और पेंट ताजा। लेकिन अब बेहद कम समय में खत्म हो गई लड़ाई के सबूत बच गए हैं। गोलियों के कुछ खोखे और खून से सनी एक सैनिक वर्दी।